IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंगेज बुक के थ्रू हम कर रहे हैं, जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है। 5 किताबें मैथमेटिक्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th एंड फाइनल चैप्टर हाइपरबोला कर रहे हैं। इसके बाद कैलकुलस करेंगे और इसी तरीके से सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर करेंगे। बहुत प्रॉपरली और बहुत थॉरली हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के, हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं, उन्हें इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं और फिर हम एक्सरसाइजेस के थ्रू हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। मतलब एक अच्छी मजबूत तैयारी आपकी हो रही है। हाइपरबोला में जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें हम हर अलग कैटेगरी के क्वेश्चन को देख रहे हैं और अभी हम मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कि देखते हैं भाई यहाँ पर क्या आता है। मैं अगर सीधे पहले क्वेश्चन की आपसे बात करूँ तो वो कह रहा है z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² इज 3, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस इज। क्या बोल रहा है वो, जो आपके z का जो लोकस है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी निकल के आ रहा है, जो भी कर्व निकल के आ रहा है, उस कर्व की इसेंट्रिसिटी। तो पहली बात तो मुझे ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इससे या तो पैराबोला बनेगा या एलिप्स या हाइपरबोला। पैराबोला बना तो सीधे सीधे मैं 1 मार्क कर दूंगा, जो कि मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, तो पैराबोला बनने से रहा। तो या तो हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स, वो निकाल कर हम चीज़ें सोचेंगे कैसे करना है। पर सारी बातें छोड़ मैं सबसे पहले तो इस पार्ट को थोड़ा वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। देखो, इमेजिनरी ऑफ z², इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। अगर मैं मानूं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x + i, तो आई होप आप ये जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा डिस्कशन हम एल्जेब्रा में करेंगे। जब एल्जेब्रा पढ़ेंगे तो हर एक चीज़, चाहे वो लॉगरिथम हो, चाहे वो आपके इनइक्वालिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आपके ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस तरीके की हर एक चीज़, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, आपकी हर एक चीज़, मैथमेटिकल रीजनिंग भी हम वहाँ पढ़ेंगे और हर एक चीज़ जो ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये सब एल्जेब्रा के अंडर हम कवर करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल मैनर में हर एक चीज़ आप सीखेंगे। पर फिलहाल अगर मैं सीधे सीधे काम की बात करूँ, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट है ना, तो क्या आप मुझे z² निकालने में हेल्प कर सकते हैं? सर z² बड़ा ही आसान सा काम होगा। आप क्या करेंगे, आप x + i का स्क्वायर कर देंगे, है ना। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है x² + i का स्क्वायर प्लस कितना, +2 टाइम्स i टाइम्स xy, है ना। ये आप क्या कर रहे हो सर, a² + b² + 2ab। अब गौर से देखना, आपका क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप यही समझना चाहें तो यहीं आपको चमक जाना चाहिए था, बट फिर भी ठीक है, अगर नहीं क्लिक कर रहे तो गौर से देखो z² क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये है x²। टेक्निकली आयोटा होता क्या है, आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर है ना, जो कि होता है -1 का अंडर रूट। इसकी क्या कहानी है, ये कैसा कुछ तो भी लिख रहे हो सर आप, ये सारी बातें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिस्कशन में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखो, x² तो x², आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 के अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या -1, तो ये हो जाएगा कितना सर, ये होगा -y²। और ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है +2 टाइम्स xy टाइम्स आयोटा। ऐसा क्यों लिखा सर, गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि आप बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप कहते हैं सर जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो, यानी आप क्या कहते हैं y। अगर मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² क्या है, तो z² में आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, z² में अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा का कोफिशिएंट, दैट्स 2xy। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो z² जो है आपका, z² जो है आपका, उसका इमेजिनरी पार्ट निकल कर आता है 2xy। इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म। ऐसे कैसे क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ऐसे खत्म क्योंकि आप बात समझो, उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z² है वो है 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z² है जो कि कितना है हमारे अकॉर्डिंग 2xy, वो उनके अकॉर्डिंग है 3, यानी xy कितना है 3/2। क्या अभी आपको क्लिक कर रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको दिख रहा है, ये आपका एक हाइपरबोला है, ये आपका रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला होने का मतलब यहाँ पर आपको उसने ना सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस लेने के बजाय उसने उन्हें एसिम्प्टोट्स की तरह ट्रीट किया और उस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन गई है जो हमने सीखी है। अगर आपको याद आ रही है तो इस फॉर्मेट में
एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आई होप ये बात आपको याद है, भूले तो नहीं हैं आप। चलो, अगर ये बात आप सभी को समझ आई तो मेरे ख्याल से क्या मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएंगे, या क्या मुझे सच में आपको सिखाने की ज़रूरत है कि इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। अगर सर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है तो उसकी इसेंट्रिसिटी हम सब जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो √2 होती है, यानी कि ए के लिए तो आर आपका असाइन हो जाएगा इस तरीके से। क्या ये पहला पार्ट आप सभी को बहुत ही सॉर्टेड सुलझे मैनर में समझ आया? इसमें कोई टफ बात ऐसी जो ना क्लियर हुई हो? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो चिंता मत करिएगा, ये बातें हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई थिंक बाकी चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं। अच्छा, अब क्या बी वाले पार्ट पर आते हैं। वो कह रहा है इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ हाइपरबोला थ्रू वन फोकस subtends an angle of 60 degree at the other focus, then its eccentricity is। मेरा कहना है सर मैं क्यों बातें घुमाऊं, बातें क्यों मैं अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करूं। मैं तो अपना सिंपल सा तरीका जानता हूं। क्या तरीका जानता हूं सर? कि मैं अपने स्टैंडर्ड वाले केस में चीज़ें फिट करता हूं, फिर आता हूं इसेंट्रिसिटी तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले तो समझो। आपके पास एक हाइपरबोला है ना, मान लो ये आपका लेट्स से क्या रहा, ये आपका है कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, एक अपना ट्रांसवर्स एक्सिस मान लिया जाए। ये सुन रहे हैं आप लोग? अब क्या, अब अगर मैं यहाँ पर अपना हाइपरबोला प्लॉट करूँ तो हाइपरबोला प्लॉट करने से पहले मैं लेटेस्ट रेक्टम बना लेना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी स्मूथली चलती रहें। मान लो ये रही आपकी लेटेस्ट रेक्टम है ना, अगर ये रही लेटेस्ट रेक्टम, जो कि मेरा मानना है लगभग इक्वल ही है काफ़ी हद तक। तो अगर ये एक लेटेस्ट रेक्टम है, मतलब ये किसकी लेटेस्ट रेक्टम है? ये आपके इस हाइपरबोला की लेटेस्ट रेक्टम है ना। लेटेस्ट रेक्टम क्यों है इसको लेकर तो मेरे ख्याल से कोई क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है ना। और इस तरीके से ये आपका यहाँ पर एक हाइपरबोला ये वाला बन जा रहा है, और ये रही इसकी दोनों फोकाई, एक फोकस यहाँ और दूसरी फोकस यहाँ। यहीं पर क्यों नहीं? क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम आपकी फोकस से पास होती है, परपेंडिकुलर होती है आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर है ना। डबल ऑर्डिनेट होती है खास तरीके की जो फोकस से पास होती है। कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमने लिया है जो कि क्या है सर, x² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है सर? अब मेरा कहना है जो उसने कहा है वो समझो। पहली बात उसने कही आपसे क्या, उसने कहा आपसे कि ये 60 डिग्री का लेटेस्ट रेक्टम का जो हाइपरबोला है थ्रू वन फोकस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दी अदर फोकस। मतलब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड से यहाँ मिलाऊं इसे है ना, और इस एंड को अगर मैं मिलाऊं यहाँ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो ओवरऑल एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है। और मुझे याद दिलाने, सिखाने, बताने या कुछ कहने की जरूरत नहीं, चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल होने का मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, आपका ये और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। इक्विलैटरल का मुझे नहीं पता, पर आइसोसेलेस तो बनेगा। क्या ये बात आप सब समझे? यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की होगी। और बहुत आसान सी बात है, सिमेट्रिकली ये भी एग्जैक्ट मिड में है। मतलब आपका अगर टोटल एंगल 60 डिग्री था तो ये एंगल 30 डिग्री होना तय है जनाब। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ये पॉइंट कितना है, तो सर ये है अगर -AE,0, तो इस फोकस को लेकर मेरा ओपिनियन सॉर्टेड है +AE,0। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पॉइंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो AE फिक्स्ड है, बट इसका y कोऑर्डिनेट होता है b²/a। आपको याद है ना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b²/a, क्योंकि ये b²/a और ये भी b²/a। भूले तो नहीं हो? चलो, इसके बाद क्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप काफ़ी हद तक इसेंट्रिसिटी को लेकर अपना ओपिनियन सॉर्टेड सा रख सकते हो। कैसे? गौर से सुनना, एक बात का जवाब दो। अगर मुझे एंगल पता है, मुझे किसी ना किसी तरीके से ये लेंथ पता चल ही जाएगी, जो कि मुझे लगभग पता ही है, और ये लेंथ मैं जानता हूँ, तो क्या मैं कुछ तो निकाल ही सकता हूँ। आपको दिख गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको मैंने एक एंगल दे दिया है, एक साइड दे दी है, और दूसरी साइड भी लगभग दे ही दी है। अगर आप सोच पा रहे हो तो, और आप कर सकते हो। अब मतलब बहुत मुश्किल, बहुत विशेष, बहुत टफ बात बची नहीं है इस क्वेश्चन में करने को। क्यों नहीं बची है सर? आप खुद देखो। 30 डिग्री परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो 1030। चलो 1030 से बात कर लेते हैं। तो 1030 अगर अप्लाई किया तो वो कितना होता है सर? वो होता है परपेंडिकुलर, जो कि है b²/a। तो न्यूमरेटर में आई राइट b²/a डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो
ये है AE और ये है AE, तो कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है सर, ये हो जाता है आपका क्या 2AE। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? अब क्या, अब मेरा कहना है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई इसे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर? देखो A यहाँ पर है, ये A इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाता है A स्क्वायर, तो आपके पास मिलेगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अच्छा 1030 कितना होता है सर? ये हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, में इसे ऐसा लिख लेता हूँ, इनटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन में क्या 1/2E, ये ऐसा मैं लिख ले रहा हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? ऐसा क्यों किया? करने का कारण आप समझ गए होंगे अगर आप चीज़ें समझते हैं तो। अगर नहीं समझ आए तो मैं याद दिलाता हूँ भाई, करने का कारण बड़ा आसान सा है। हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपका हाइपरबोला ही है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 + B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो क्या मैं जानता हूँ B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को मैं चाहूँ तो E स्क्वायर - 1 लिख सकता हूँ। तो एक छोटा सा काम हम करेंगे क्या, कि ये जो एक्सप्रेशन आपका निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है भैया 1/√3, उधर 2E था तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2E अपॉन में √3, है ना, इज इक्वल टू, आपको समझ आ रहा है ना आपने क्या किया, हम 2E को यहाँ लेकर आए तो 2E अपॉन √3। अब क्या बच रहा है B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर - 1। तो मैं राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ E स्क्वायर - 1। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? ये बातें बहुत सुलझी हुई सी समझ आ रही होंगी। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो √3 को मैं मल्टीप्लाई किया तो √3 टाइम्स E स्क्वायर, है ना, 2E को इधर ले आए तो -2E, ये हो जाता है -√3। आई थिंक सर ये एक E में क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर आप गौर से देखें तो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो E में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। अब आप चाहें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करें, चाहें तो श्रीधर आचार्य लगाएं, या फिर चाहें तो ऑप्शंस ट्राई करें। क्यों ट्राई करें? क्योंकि ऑप्शंस में इसेंट्रिसिटी ही तो पूछी है, तो जैसा आपको ठीक लगे। मैं कहूँगा ऑप्शंस ट्राई करिए, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं सर अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप या किसी और कैटेगरी में आ गया तो बिना ऑप्शंस के कैसे करेंगे, तो श्रीधर आचार्य लगा लीजिए, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बात तो बन सकती है अगर आप सोचो तो। कैसे बन सकती है, गौर से सुनना, बहुत मुश्किल नहीं है। -√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा -3। मुझे दो ऐसी टर्म्स बताओ जिनका सम -2 हो और उनका प्रोडक्ट -3 हो। सर बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो -3 + 1। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही मैं बात बना लेना चाह रहा हूँ। √3 टाइम्स E स्क्वायर -3E + E -√3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हमने क्या किया, कुछ विशेष बहुत बड़ा मेजर सा बदलाव नहीं लाए हैं। अब अगर मैं √3E दोनों जगह से कॉमन लूँ, है ना, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन इसका लेना चाह रहा हूँ, तो अगर √3E अगर इन दोनों जगह से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो सर, यहाँ बचेगा E और यहाँ बचेगा आपका -√3। इफ़ यू ऑल आर विद मी सो फार, एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स? आई होप ये बात आप सभी को दिख रही है, बहुत अच्छे से दिख रही होगी। हमने क्या किया, √3E कॉमन लिया तो E बचा और यहाँ पे -√3 बचा। फिर क्या, E -√3 यहाँ भी चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 1 टाइम्स E -√3। आई होप आपको दिख रहा है, दो फैक्टर्स आ रहे E -√3 और एक फैक्टर क्या आ रहा है सर, √3 टाइम्स E + 1। और अगर मैं इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकालूँ तो एक इसेंट्रिसिटी आएगी -1/√3, जो कि क्लियर सी बात है एक एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती। तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो होगी √3। तो इस केस में जो हमें अभी दिया गया था, उस केस में जो आपकी इसेंट्रिसिटी होगी वो होगी √3। यानी बी के लिए कौन सा ऑप्शन रिजर्व्ड है, बी के लिए आप पी को मार्क करेंगे। एक आसान सा सुलझा हुआ सा क्वेश्चन जिसमें कोई बहुत टफ या नई बातें नहीं करी हमने। नेक्स्ट अगले पार्ट पर अगर मैं आऊँ तो सी पार्ट में वो क्या लिख रहा है, इसे पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, उसने ए एक पॉइंट दे दिया है, उसने बी एक पॉइंट दे दिया, और उसने एक बहुत अच्छी बात आपसे कही कि PA - PB जो है वो 4 है। तो वो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। सर मेरा यकीन करिए ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि आप समझो बहुत सुलझा हुआ सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कुछ चीज़ें जरूर नहीं जा रही। अब देखो -3,0 3,0, तो अगर ये A और B हैं और PA और PB का डिफरेंस उसने 4 कह दिया तो क्लियर सी बात है सर ये एक हाइपरबोला वाला केस है। अगर मैं आपको बात याद दिलाऊं, P एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है इस तरीके से कि उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स्ड है।
क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया? आई थिंक अब हो चुका है, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं तो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कभी ना कभी किया, इस तरह का क्वेश्चन, तो ये तो स्ट्राइक करना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूँ, ए कितना दे रहा है वो, ए आपको कह रहा है 3,0। आप खुद सोचो, अगर आपका ये एक्स एक्सिस है ना, इफ दिस हैपेंस टू बी द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए जो कि कितना है 3,0, यहाँ पर एक पॉइंट है बी जो कि कितना है -3,0। खैर इसे देखकर भी आप लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी जो कि बात करनी है तो कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वो क्या कह रहा है उसे समझते हैं, ध्यान से देखो। PA माइनस PB कितना दे रहा है 4। आप याद करो, अगर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, दो पॉइंट से डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहा है उसका डिफरेंस है ना, हम जानते हैं अगर एक हाइपरबोला है तो PA माइनस PB जो होता है वो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है, अगर आपको ये बात याद है तो। अगर आपको ये बात याद है तो यानी कि ये जो PA माइनस PB उन्होंने आपसे कहा है, ये कितना है सर, ये है 4 है ना। PA माइनस PB जो उन्होंने आपसे कहा है 4, ये हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए आपके ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस या फोकल एक्सिस की लेंथ है ना। तो ये हमारे लिए क्या है 2A, जिसे आप क्या कहते हो 4। क्या बात आपको समझ आई? अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो A और B हैं ये क्या है सर, अगर A और B पर मैं आपसे बात पूछूं तो A और B आपके दोनों फोकाई हैं, आप सुन रहे हैं क्या? और दोनों फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, दोनों फोकाई के बीच का अगर मैं डिस्टेंस आपसे पूछूं तो क्लियर सी बात है सर, ये एक्स एक्सिस है, बीच में एग्जैक्ट इनके ओरिजिन होगा, ये 3 यूनिट इधर, ये 3 यूनिट इधर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है। आपको नहीं समझ आ रहा है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, वो 6 आपको दिखेगा। अब क्या, अब मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, क्योंकि दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस हमारे लॉजिक से होता है कितना भाई, 2AE। क्या आपको ये क्वेश्चन खत्म होता हुआ दिख रहा है? आई होप ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से आपको चीज़ें क्लियरली दिखा रहा है कि अगर मुझे अब एसेंट्रिसिटी तक जाना है तो एसेंट्रिसिटी को लेके हम ओपिनियन क्या रखते हैं सर। एसेंट्रिसिटी जो होगी, क्या मैं ऐसा कहूँ कि 2AE को अगर मैं 2A से डिवाइड कर दूँ, ये बात याद है ना, ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है, ऐसी बातें एलिप्स में भी हमने की हैं कि अगर मुझे एसेंट्रिसिटी चाहिए तो 2AE को 2A से डिवाइड करना है। इसको करने का रीज़न ये है कि ये दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस है और ये आपका मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यानी अगर इस क्वेश्चन को ही खत्म करना होता है तो इस क्वेश्चन को आप एक भाषा में ऐसा लिखते हैं कि 2AE मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस, और 2A मतलब PA माइनस PB, ये आपका आंसर है, जो कि आप देख कर ही लिख सकते थे, बट चूंकि आपको बातें अच्छे से समझ आए इसलिए ये सारी कहानी गढ़ी गई, कही गई और समझाई गई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे आंसर आप देख कर लिख पा रहे होंगे कि 2AE कितना है 6, 2A कितना है 4, और 6/4 कितना हो जाएगा सर, 6/4 आपका हो जाता है 3/2। और इस तरीके से आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, इस तरीके से आप मार्क करेंगे कोई भी ऑप्शन। ऐसा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। गड़बड़ यह है कि आपने अभी आपके इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी निकाली है, वो किसकी पूछ रहा है, वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। सर वो भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता चल गई है तो इसके कॉन्जुगेट की और इसमें क्या रिलेशन होगा, आपको याद होगा, अगर इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E है ना, और इसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी को मैं कह लूँ E', तो कुछ एक ऐसा रिलेशन हमने सीखा है, अगर आपको ये बात याद आ रही है तो 1/E का स्क्वायर, तो 3/2 के स्क्वायर का रेसिप्रोकल ले लो, वो कितना हो जाएगा 4/9 है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/E' का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 - 4/9। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 5/9 है ना। ये कितना हो जाएगा 5/9, और उसका अगर मैंने अंडर रूट लिया तो हो जाएगा अंडर रूट 5/3, और उसका मैं क्या ले लूँगा रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/√5। इफ़ यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे और कम्युनिकेट और से। क्या भाई देखो, 9 - 4 5/9, अंडर रूट 5/3 क्योंकि अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 5/3 का रेसिप्रोकल क्योंकि इसे उल्टा करना है, तो कितना हो जाएगा 3/√5। और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो आप एसेंट्रिसिटी लाएंगे वो होगा आपका ऑप्शन एस, यानी सी के लिए आप इसे किससे रिलेट कर देंगे, इसे आप रिलेट कर देंगे एस से। बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत कठिन तो बातें नहीं हो रही हैं, आसान है। डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में क्या लिख रहा है, गौर से देखिए। वो कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल, आपको याद होगा ऐसी हमने कहानी डिस्कस की थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं दोनों एसिम्प्टोट्स, तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगी कहानी। खैर छोड़िए, वो कह रहा है दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल है वो है π/3, तो वो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है।
कुछ अजीबोगरीब कहानी नहीं है, आप समझना बात को। आप याद करो, अगर मैं एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करूं, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमने सीखा है ये जो दोनों लाइंस होती हैं आपकी एसिम्प्टोट्स होती हैं, जो कि आपकी y इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स। ये वो दो लाइंस होती हैं जो आपके एसिम्प्टोट्स होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, और उसमें ये जो होती हैं ये आपकी माइनस बी अपॉन ए और बी अपॉन ए आपकी स्लोप्स होती हैं, अगर आप भूले नहीं हैं ये सारी बातें। तो सर अगर मुझे दो लाइंस की स्लोप पता है तो क्या मैं उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल नहीं निकाल सकता? मैं तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको अगर याद है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और अगर याद नहीं है तो आप अब इस कहानी को आगे बढ़ा दें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इन दोनों के बीच का एंगल उन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बीच का एंगल उन्होंने कहा π/3, है ना। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? सर इनकी स्लोप्स हैं b अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, सो m1 माइनस m2, है ना। तो b अपॉन ए प्लस, क्योंकि b अपॉन ए माइनस माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, b अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अपॉन 1 माइनस m1 m2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब फिर से आप समझो बात को, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो अगर आपने डिनोमिनेटर में प्लस किया है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका आप क्या ले लीजिए, मॉड, है ना। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच के एंगल का tan रेशो, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? सर इन दोनों के बीच का एंगल जो दिया है वो है π/3, तो वो कितना हो जाएगा, 10 π/3। क्या ये बात आप सभी समझ पाए जो अभी जस्ट हमने की? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है तो इस फॉर्मूले से जब आप लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, तो उस तरीके से आप इनके बीच का एंगल निकालते हैं। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? इससे अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, गौर से देखिए। इससे अगर आगे बढ़ाया तो देखो ये हो जाने वाला है 2b अपॉन ए, न्यूमरेटर में तो मुझे क्या मिलना है, अच्छा 10 π/3 मतलब कितना, 1060 डिग्री, 1060 यानी कितना, √3, तो ये तो √3 फिक्स्ड है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये हो जा रहा है 2b अपॉन ए, तो न्यूमरेटर को कीप एज इट इज, जो कि कितना है 2b अपॉन ए। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा एक और बात ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में इस तरीके से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप खुद नोटिस कर पा रहे होंगे कि सर देखो बात तो सुलझ रही है, बात तो सुलझ कर कुछ इस तरीके से आ रही है कि देखो एक ऐसे एक ए कैंसिल, तो √3 इज इक्वल टू कितना, न्यूमरेटर में 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? इससे एक खास बात जो निकल कर आ रही है, क्या मैं कुछ थोड़ी सी तिकड़म बढ़ाकर, कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके ए और बी में रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ए और बी में रिलेशन निकाल लूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, और जैसे ही मुझे इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, क्या मैं इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी नहीं निकाल सकता? सर बहुत आराम से निकाल सकते हो, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? आई होप ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मैं यहाँ पर ए और बी में रिलेशन निकाल सकता हूँ? कैसे, उससे समझना। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी स्क्वायर से डिवाइड करूं, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, रादर ए स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, आप चाहें तो कॉन्जुगेट तक ही डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं उस तक जाने से अच्छा है, कोई विशेष फर्क नहीं आना है उसमें, पर चूंकि अब हम निकालने के आदी हो चुके हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, तो आप कर सकते हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये, सुनना ध्यान से, पहले इसे यहीं होल्ड पर रखूँ, मैं थोड़ा कॉन्जुगेट वाला रिलेशन आपको समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्जुगेट में एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब अगर आपके पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉन्जुगेट में आपकी चीज़ें बस थोड़ी सी बदल जाती हैं, नेगेटिव साइन का फर्क आ जाता है। आई होप आपको याद है, और हम यही रिलेशन अप्लाई करके बात खत्म करेंगे, चीज़ें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करने के बजाय इस रिलेशन के थ्रू हम अपना कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़रा गौर से देखो, क्या मैं इसमें ये 2 को तो इधर ले आते हैं, पहली प्रॉब्लम तो यही हटा देते हैं कि 2 को अगर मैं यहाँ लाया, ध्यान से देखना, तो क्या मैं कह सकता हूँ हो जाएगा √3/2, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब सुनना, गौर से सुनना, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हमने क्या
ए स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ पर भी हमने किया ए स्क्वायर से डिवाइड। आई थिंक मैं वापस वहीं तो नहीं जा रहा हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था, मैं शायद वहीं जा रहा हूँ। और क्यों बातें घुमानी है ना, हमने इसे यहीं क्यों नहीं सॉल्व किया, आई एम रियली सॉरी, मैंने इसे फालतू में कॉम्प्लिकेट किया। आप इसे अगर यहीं से भी करेंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। तो इस वाले पार्ट को ही सोचो, क्योंकि समझो इसेंट्रिसिटी तक जाने के लिए आपको बी और ए में रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन यहीं से मिल रहा है ना। आप समझो, मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ, मतलब इस तक आने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट अब आ गए हैं तो मैंने बात घुमा के वहीं से शुरू करके वहीं पे ले आया हूँ। तो आप चाहते तो इसे इतना मत करिए, इस पार्ट को यहीं से सिंप्लीफाइड रखें। कैसे, सुनना, मतलब इतना करने की कोई आवश्यकता मुझे अब नज़र नहीं आ रही। जो मुझे स्ट्राइक करा आइडिया वो ये कि मैं घुमा फिरा कर बात वहीं लेकर आ रहा हूँ जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। इस पार्ट को देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2b अपॉन ए, और ये लिखा है -1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप इसेंट्रिसिटी में और b अपॉन ए में रिलेशन जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर भी e की टर्म्स में लिख दीजिए b अपॉन ए को, और इस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को भी e की टर्म्स में लिख दीजिए। आपकी कहानी इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में आ जाएगी और उससे हम कॉन्जुगेट तक आ जाएंगे। देखो, दोनों बातें समझो, मैं जो कह रहा हूँ वो क्या, हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख लूँगा, इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तो मैं क्या लिख लूँगा भाई, यहाँ से देखो ई स्क्वायर -1। ये तो पार्ट आपका सॉर्टेड है अगर आप समझ पा रहे हो तो। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बी अपॉन ए आपसे पूछूँ जो कि न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, तो उसे हम क्या लिख लेंगे √ओवर ई स्क्वायर -1। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई? यही दोनों बातें मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में लिखा है 2b अपॉन ए, मैं उसे b अपॉन ए ही रखता हूँ, 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा बाद में, और यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए लिखा हुआ है तो इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ, है ना। हम दोनों बातें शिफ्ट कर देंगे एक साथ, बहुत विशेष बात नहीं है। इज इक्वल टू, हमने देखा था tan 60 कितना होता है √3, और इसका 2 इधर आया तो हो जाता है √3 अपॉन में 2। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? इस बात से तो आप सब सहमत हैं। अब ये b अपॉन ए और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इसेंट्रिसिटी ई में कन्वर्ट करके हम इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, b अपॉन ए कितना आएगा? आई होप जस्ट अभी हमने देखा, आपको याद होगा √ओवर ई स्क्वायर -1। तो न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा मैं? न्यूमरेटर में लिखूंगा √ओवर ई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होता है? सर दिख ही रहा है, ई स्क्वायर -1। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा आपका कितना? ई स्क्वायर -1, लेकिन किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। आप समझ रहे हो क्या? तो शैलाई से यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? माइनस ई स्क्वायर प्लस 1, तो 1 और 1 कितना? 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। क्या यहाँ तक पूरा सिनारियो, पूरा केस बहुत सॉर्टेड से मैनर में समझ आया? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे चीज़ें निकाल कर लाते हैं। अब सर क्या आपका सजेशन है, क्या करें? अच्छा, हमसे क्या पूछ रहे हो? इसके कॉन्जुगेट, है ना। हमसे फाइनली क्या पूछ रहे हो? इसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी। तो अभी जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड हाइपरबोला की निकाल रहे हैं। तो मेरा कहना है इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही एक अच्छा तरीका है, और चीज़ें वर्कआउट कर ली जाए वही एक अच्छा तरीका होगा मेरे ख्याल से, तो है ना। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर मैं ई की कोई वैल्यू ट्राई करूँ, जैसे अगर हम ले लेते ई की वैल्यू 2, तो उससे तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उससे ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, तो उससे तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक और बात, हमने एक गड़बड़ की ना। गड़बड़ क्या की कि यहाँ पे तो लगा हुआ था मॉड, बिल्कुल लगा हुआ था। तो जब मॉड आप हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आप ये बात समझ पाए? तो एक सबसे अच्छा काम है सर, दोनों तरफ स्क्वायर करो, देखेंगे जो होगा, है ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो गौर से देखो ये कितना हो जाएगा सर? इसका अंडर हट जाएगा तो ये होगा ई स्क्वायर -1, है ना। इस तरफ जब आप देखेंगे, है ना, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। 2 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 प्लस ई टू द पावर 4 और कितना? -4 ई स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस अब हट जाएगा और ये कितना होगा? 3/4। ज़रा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 को यहाँ लेकर आते हैं तो ये कितना हो जाता है? सर ये होता है 4, ये कितना हो जाता है? 4 ई स्क्वायर -4। सही है क्या? बिल्कुल सही। इज इक्वल टू 3 × 4 कितना? 12, है ना, प्लस 3 ई टू द पावर 4, और ये हो जाता है -12 टाइम्स ई स्क्वायर, अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो, है ना। बढ़िया। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई करके इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अपने आंसर की तरफ बढ़ूंगा। गौर से देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। 3 ई टू द पावर 4 को आई कीप एज इट इज, उसमें छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या देखो, 4 ई स्क्वायर को उधर लेकर गए तो कितना हो जाएगा सर? 12 और 4 कितना हो जाएगा? -16
ई स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और क्या, -4 को इधर लिखेंगे तो 12 + 4 कितना, 16 = 0। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे e या ई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी टेक्निकली, क्योंकि हम ई स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बनती हुई देख रहे हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि मुझे दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनका सम -16 हो और उनका प्रोडक्ट 16 × 3 हो, यानी 48 हो। क्या आपको नीड समझ आ रही है? तो -16 अगर सम लाना है ना, -16 अगर सम लाना है तो आई थिंक बात तो बन सकती है। ध्यान से देखना, 16 × 3 कितना होता है? आई थिंक 48 है ना। अगर 16 × 3 48 हो रहा है तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा 48 को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, 16 × 3 को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। अगर 16 × 3 को मैं लिखूँ क्या, 4 × 3, तो ये 12 और 4 के कॉम्बो में बात बन सकती है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनना, आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ध्यान से देखो, वो है 3e⁴ सो आई कीप 3e⁴ एज इट इज, है ना। ये जो लिखा हुआ है आपका क्या, -16 e², इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसे लिख रहा हूँ 12e² और -4e², है ना। और ये कितना है, +16। आप गौर से देखो, आपकी बात बन रही है, अगर आप बात समझ पा रहे हो मेरी तो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, ध्यान से देखना। 3 × 16 48 और 12 × 4 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, ये बात तो बन रही है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या, तो यहाँ से मुझे 3e² कॉमन दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो। अंदर क्या बच रहा है सर, अंदर बच रहा है e² -4, आई होप आप सभी को भी दिख रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से -4 कॉमन लिया, तो यहाँ से -4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, e² -4 = 0। आप e² -4 वाला एक फैक्टर तो बनते हुए देख ही रहे हैं, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 3e² -4 = 0। डू यू ऑल गेट दैट? एनी कन्फ्यूजन सो फार? यहाँ तक तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है स्टूडेंट्स। अब क्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो e कितना आ रहा है सर, e यहाँ से +-2 नहीं लिखेंगे, +2 ही लिखेंगे, क्योंकि एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव है रहने वाली है। और अगर मैं एसेंट्रिसिटी यहाँ से निकालूं तो वो कितनी आ जाने वाली है, वो आ जाने वाली है √4/4/3, यानी कितना, 2/√3। क्या मेरी इस बात से आप सब सहमत हैं? प्लस माइनस लगाने का देयर इज नो स्कोप, है ना। इन दोनों में अब अगर मैं कॉन्जुगेट पर जाना चाहूँ तो कॉन्जुगेट का फंडा क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कॉन्जुगेट कहता है, आप रिलेशन अप्लाई करो 1/ क्या, e²। तो पहले मैं 2 को ले रहा हूँ, तो कितना 4 + 1/e² = 1। तो 1/e² क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। क्या आप ये बात समझ रहे हो? और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता है 3/4, और 3/4 का जब मैं क्या ले लूँ, अंडर रूट, तो हो जाएगा √3/2, और उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो बिल्कुल सही बात सर, हमें पेयर वाइज ही ये मिली है, यानी कि अगर आप 2 लेंगे तो ये आपके कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटी होगी, और अगर आप इससे वो हाइपरबोला मान लें तो उसकी ये कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटी होगी, यानी इसके दोनों ऑप्शंस आपके सही होंगे, 2 और 2/√3। यानी आप क्या मार्क करेंगे, 2, 2/√3 दोनों। अगर ऐसे दोनों ऑप्शंस हैं तो मुझे एक 2 तो दिख रहा है और 2/√3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं इस डी के लिए Q ऑप्शन मार्क कर दूंगा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या इसमें से किसी भी पार्ट में कोई डाउट? ये पार्ट आप सभी को समझ आया कि डी के लिए हमने Q को Q मार्क किया और 2 क्यों लिखा? दोनों बातें आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर होती चली होंगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो पूरा क्वेश्चन, चारों पार्ट्स सॉर्टेड से थे, सिंपल से थे, कोई नई विशेष मुश्किल बात नहीं थी। और आई थिंक अब इंटरेस्टिंग मैनर में आप समझ पा रहे हो कि हाइपरबोला के क्वेश्चंस आसान हैं। अगर ठीक से थ्योरी के थ्रू उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए, तो बहुत मुश्किल, बहुत टफ बातें नहीं हैं। हर एक क्वेश्चन मेरा मानना है समझ आया होगा। ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।